नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की घटना भी ब्लाइंड मर्डर्स के सीरीज की अगली कड़ी है। प्रदेश है उत्तर प्रदेश और जिला है एटा। एटा जिले के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के माल गोदाम रोड स्थित दरगाह के पास 1 मार्च को शाम को 8 बजे एक व्यक्ति सड़क पर औंधे मुंह अपनी मोटरसाइकिल सहित पड़ा हुआ था। 1 ही 2 मिनट बाद उधर से गुजरने वाले लोगों ने यह देखा कि आदमी तेज रफ्तार में संभवतः जा रहा था, फिसल गया या टायर के नीचे कोई ऐसी वस्तु आ गई जिसकी वजह से यह गिर गया और गिरने के बाद करीब 3 मीटर तक घिसटता हुआ गया और संभवतः इसी से उसकी मृत्यु हुई होगी। सिर से खून निकल रहा था। प्राइमा फेसी यही लगा कि ये गिर पड़ा, एक्सीडेंट में इसकी डेथ हो गई। मामला इत्तफाकिया था एक्सीडेंट का। पुलिस को भी लगा ये एक्सीडेंट है और फिर पंचायतनामा करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। 2 मार्च 2022 को शाम के वक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू हेमरेज एज ए रिजल्ट ऑफ गन शॉट इंजरी आया। पुलिस भी हैरान थी, घर वाले भी हैरान थे। दरअसल हुआ यूं था कि बाईं तरफ कनपट्टी के ऊपर ये गोली उसको लगी थी और वो बाईं तरफ ही जब उसे गोली मारी गई होगी, वो चलती हुई मोटरसाइकिल से गिरा होगा तो बाईं तरफ ही घिसट कर आगे गया। ऐसे में चेहरे का बायां हिस्सा घिसा हुआ, बाएं कंधे का हिस्सा घिसा हुआ और हाथ का कुछ हिस्सा घिसटता हुआ ये इंजरीज उसमें आई थी। इसीलिए शायद पंचायतनामा करते समय या परिजन जब वहां पहुंचे थे मौके पर तो उन्हें यह लगा था कि ये ब्लीडिंग जो हो रही है ये सिर पर आई चोटों की वजह से हो रही है। लेकिन गंभीर बात थी, जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गनशॉट इंजरी का जिक्र हुआ वैसे ही पुलिस ने 302 यानी हत्या की 302 आईपीसी यानी हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। चूंकि मृतक अबरार हुसैन एटा शहर का जूतों का बड़ा व्यापारी था, शहर में हल्ला हो गया कि साहब अबरार की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस रंजिश तलाशने लगी। रंजिश का कोई पता, व्यवसायिक रंजिश का, व्यक्तिगत रंजिश का या जमीन जायदाद के किसी रंजिश का पुलिस को कोई पता नहीं लगा। घर वाले भी यही बार बार कहते रहे कि इनकी कहीं पर कोई रंजिश नहीं है। इलाके में भी छोटे मोटे कार्यक्रम जो सोशल अपलिफ्टमेंट के होते हैं उन सब में ये बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था। बहरहाल अज्ञात व्यक्ति या अज्ञात हत्यारों या अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध हत्या का एक मुकदमा दर्ज हो गया एटा के शहर कोतवाली में। पुलिस ने फौरन 4 टीमें पर्दाफाश के लिए लगाई। सबसे पहले सीसीटीवी कैमरों की जांच पड़ताल उस रोड पर की जाने लगी। कुछ भी पता नहीं लगा। चूंकि
प्राइमा फेसी परिवार और पुलिस दोनों को एक्सीडेंट की बात पता लगी थी, इसलिए मौके पर फॉरेंसिक टीम या डॉग स्क्वाड या क्राइम ब्रांच को नहीं बुलाया जा सका था कि साहब एक्सीडेंट है, इत्तफाकिया मामला है, एक्सीडेंटल है, कोई ऐसी बात नहीं है। बहरहाल जब 4 टीमें लगाई गईं तो सीसीटीवी जहां जहां मिला कोशिश की गई आने जाने वालों के बारे में जानने की, लेकिन बड़ी संख्या में मोटरसाइकिलें और गाड़ियां उस जहां जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वो फुटेज में दिखाई पड़ी, लेकिन पहचाना कैसे जाए, कौन हो सकता है, किसने ऐसा किया है, इसके बारे में चूंकि कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए ये कड़ी से कड़ी जोड़ पाना संभव नहीं हो सका कि दिखाई देने वाली इन गाड़ियों में से कौन से कातिल हैं, किस गाड़ी में हैं। पुलिस ने क्राइम ब्रांच को लगाया। मृतक के मोबाइल फोन और मृतक के पूरे परिवार के मोबाइल फोन की सीडीआर निकाली गई और उनको सर्विलांस पर भी लगा दिया गया। 24 घंटे लग जाते हैं सीडीआर के आने में, उसको एनालाइज करने में। क्राइम ब्रांच ने जब सीडीआर को एनालाइज किया तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उनको पता लगी। उनको यह पता लगा कि मृतक की बहन, जिसकी 7 मार्च को शादी है, उसकी किसी व्यक्ति से या किसी नंबर से पिछले कई महीनों से लगातार बात होती रही है। बात होने से ज्यादा इंटरनेट एक्टिविटी दिखाई दे रही थी रात में 12 बजे के बाद और दिन में भी। पुलिस ने उस नंबर का फिजिकल वेरिफिकेशन कराया तो पता लगा कि ये उसी मोहल्ले में पड़ोस में रहने वाले परवेज नाम के एक लड़के का है, जिसकी उम्र कोई 24-25 साल है। लड़की की उम्र लगभग 21-22 साल थी। परवेज ने अपने मोबाइल फोन से सारा डाटा डिलीट कर रखा था। पुलिस भागकर मृतक की बहन से उसका मोबाइल मांगने गई। ताज्जुब हुआ कि उसके मोबाइल से भी सारा डाटा डिलीटेड था। सारे कॉल लॉग्स, गैलरी की सारी फोटोग्राफ्स, सारे चैट्स, बल्कि सोशल मीडिया साइट्स के जितने भी ऐप हैं सब अनइंस्टॉल कर दिए गए थे। ये दोनों के साथ हुआ था, परवेज के साथ भी और मृतक की बहन के साथ भी। पुलिस का शंका करना लाजमी था। दोनों के फोन पुलिस ने कब्जे में ले लिए। क्राइम ब्रांच ने मोबाइल रिकवरी सॉफ्टवेयर से दोनों के सोशल मीडिया साइट्स की चैट रिकवर कर ली। जैसे ही चैट रिकवर हुई, सारी बात शीशे की तरह साफ हो गई। परवेज पकड़कर आ गया। चैट के हिसाब से पुलिस को सब पता लग गया था और चैट की रिकवरी में एक चैट ऐसी भी थी जिसमें उसने ये लिखा था कि पुलिस का काम मैंने आसान कर दिया है। उसी चैट में परवेज ने प्रेमिका के भाई को गोली से मारने की बात भी कही थी। धीरे धीरे उसने पूरी बात बता दी। कैसे बताई होगी आप समझ सकते हैं। वही तमाम श्रेणियों वाली पूछताछ, लेकिन मजबूत आदमी था, जानता था कि पुलिस क्या क्या पूछेगी, इसलिए अंतिम श्रेणी की पूछताछ के बाद ही उसकी जुबान खुली, उसका गला साफ हुआ, उसके पेट वाली बातें
मुंह में आ गई। जब पूरी बात आ गई तब एसएसपी उदय शंकर सिंह, एसएसपी एटा ने इस पूरे प्रकरण के बारे में पुलिस लाइंस में एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बताया कि 21 फरवरी, 1 मार्च को हत्या हुई थी, 21 फरवरी को परवेज ने, मृतक का नाम मैंने बताया था, अबरार ने अपनी बहन और परवेज को एक साथ कहीं बात करते हुए देख लिया। परवेज मौके से भाग निकला। अबरार अपनी बहन को घसीट कर घर लाया और बताया कि ये 2 कौड़ी का लड़का है, इससे तुम्हारी बातचीत बिल्कुल हमें पसंद नहीं है। उसने दूसरी बात भी कही कि परवेज लुहार है और हम लोग पठान हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी इससे बात करने की। अबरार को ये समझ में आ गया कि ये सिर्फ इंसिडेंटल बात नहीं है, बात कुछ और है, जिस अवस्था में उन दोनों को बातचीत करते हुए उसने देखा था। सारे घर वाले बुलाए गए, सबके सामने ये बताया गया कि ये क्या कर रही थी, लेकिन बहन कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। उसने कहा कि हम दोनों के पुराने संबंध हैं। इतना सुनना था कि नाराज भाई अबरार वो अपने कमरे से एक कट्टा ले आया। उसने कहा कि हम ये बदनामी सहन नहीं कर पाएंगे, शहर में मेरी इज्जत है, लोग बड़ी इज्जत से हमारा नाम लेते हैं और बिरादरी की पंचायत में मुझे बुलाया जाता है जहां इस तरह के केसेस डील किए जाते हैं। ऐसे में मेरी अपनी बहन इस तरह के लड़के से उसका कोई संबंध हो, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कट्टा ले आया और उसने कट्टे से अपनी बहन के ऊपर फायर भी किया। हालांकि सारा परिवार वहां इकट्ठा था, सब लोगों ने उसका हाथ पकड़ा और कट्टे से निकली हुई गोली छत के पास जाकर धंस गई। लोगों ने उसको तमाम डांट फटकार करके उसके हाथ से कट्टा छीन लिया। लड़की को तमाम तरह से घर वालों ने प्रताड़ित किया। उसे घर से निकलने की इजाजत नहीं मिली। उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया। फौरन भाई ने, अबरार हुसैन ने अपनी जाति बिरादरी के लोगों से, बड़े बुजुर्गों से संपर्क किया कि इसकी शादी हमें जल्दी से जल्दी कर देनी है, वरना किसी भी दिन हमारी बदनामी हो जाएगी। चटपट में एक लड़का ढूंढा गया और 7 मार्च को निकाह की तारीख तय कर दी गई। कहाँ निकाह होगा, कहाँ खाना खिलाया जाएगा, दावते वलीमा कहाँ ऑर्गेनाइज करेंगे अपनी तरफ से या लड़के वाले की तरफ से, सब तय हो गया। इस बीच में जब बातचीत नहीं हो रही थी दोनों में, उसका लड़की का मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा था। परवेज परेशान हो गया। परवेज ने उस मकान में रहने वाले एक किराएदार आकिब को फोन किया कि तुम किसी भी तरह से उसके पास जाकर मेरी बात करा दो। आकिब भी किसी न किसी बहाने से गया और फोन मिलाकर परवेज से उसकी बात करा दी। उसने परवेज को पूरी बात बता दी कि 7 मार्च को
मेरा निकाह तय हो गया, मेरा मोबाइल फोन छीन लिया गया। अब तुम ही कुछ कर सकते हो, वरना मुझको भूल जाओ। ये बात सुनते ही और फोन कटते ही उसने आकिब के फोन पर एक मैसेज किया और खुले तौर पर लिखा कि तू टेंशन न कर, हम लव मैरिज करेंगे, किसी को न्योता नहीं होगा, और तेरे पर बात आ गई तो गोली चलेगी, समझौता नहीं होगा। ये व्हाट्सएप मैसेज इस आशय से उसने आकिब को दिया कि जाकर लड़की को दिखा देना। जैसे ही ये मैसेज आकिब लेकर रात में 11 साढ़े 11 बजे कि ये मैसेज भाई ने भेजा है तुम्हारे लिए, उसने पढ़ा, उसने कहा अब ठीक है। अब हमारी शादी जबरदस्ती नहीं हो पाएगी, परवेज जरूर कुछ न कुछ करेगा। मैसेज भेजने के बाद उसने अपने 2 साथियों को जो आपराधिक प्रवृत्ति के थे उनको राजी किया कि केवल एक आदमी है जो हमारी शादी के रास्ते में बाधा बन रहा है, अबरार हुसैन, इसकी हत्या करनी है। और यह कहा कि टाइम बहुत कम है, ऐसा नहीं कि अब करेंगे तब करेंगे। एक दिन उन्होंने रैकी की, दुकान से घर जाने वाला रास्ता देखा, ये देख लिया कि वो इसी से जाता है। 3 लड़के मोटरसाइकिल पर सवार होकर, जिसमें परवेज भी था, दुकान से निकलते ही उसकी मोटरसाइकिल का पीछा कर लिया और दरगाह के पास आते ही मालगोदाम रोड पर ठीक बगल में गाड़ी लगाकर उसकी कनपटी पर फायर कर दिया। पीछे मुड़कर देखा, मोटरसाइकिल उसकी गिर गई है और घिसट के वो आगे निकल गया है। फौरन वहां से ये तीनों भाग गए। घर में कोहराम मच गया। लड़की ने फौरन आकिब को बुलवाया और ये कहा कि मेरी बात करा दो। आकिब ने अपने फोन से लड़की की बात परवेज से करा दी। परवेज ने कहा, मैंने वादा किया था मैं किसी दूसरे से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा, शादी तो मुझसे ही होगी। मैंने अपना वादा पूरा किया, तुम अपना वादा जल्दी पूरा करो। जो इनबिल्ट कॉल रिकॉर्डिंग होती है आकिब के फोन में, वो इनबिल्ट डिफॉल्ट कॉल रिकॉर्डिंग लगी हुई थी। पुलिस ने ये कॉल भी डिस्कवर कर ली, जो हत्या के कारण को अच्छी तरह से कोर्ट में प्रूव कर देगा। जिस तमंचे से गोली मारी गई थी, पुलिस ने उस तमंचे को रिकवर कर लिया, उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने वो तमंचा भी रिकवर कर लिया अबरार के घर से, जिस तमंचे से उसने अपने बहन पर फायर किया था या उसको मारने का प्रयास किया था। उसके परवेज के दोनों दोस्त, वो मोटरसाइकिल भी रिकवर हो गई जिस पर इन लोगों ने पीछा करके और अबरार को गोली मारी थी। ये तीनों पकड़े गए और 1 मार्च की इस हत्या का खुलासा 6 मार्च को हो पाया और तीनों 6 मार्च 2022 को, और तीनों को जेल भेज दिया गया पर्याप्त एविडेंस के बाद। आज की घटना फिर एक बार
सोशल मीडिया पर संपर्क वाले एक लड़का और एक लड़की ने अपनी शादी में बाधा बनने वाले लड़की के भाई की हत्या कर दी। जैसे ही घर वालों को पता लगा कि ये इसका उसका कुछ संबंध चल रहा है और सोसाइटी हमारे इस संबंध को, यानी वो चार लोग ये कहेंगे तुम पठान, वो लोहार, तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी नहीं, तुम बड़े बिजनेसमैन, जूते का बहुत बड़ा कारोबार, ऐसा क्यों हुआ? इस डर से उसने फौरन चटपट लड़का देखा और एक शादी भी तय कर दी। लेकिन लड़का किसी भी कीमत पर लड़की की किसी और से शादी देखना ही नहीं चाहता था और ये पचा नहीं पा रहा था कि इसकी शादी किसी और से हो जाए या हो रही है। इसलिए उसने प्रेमिका के भाई की हत्या कर दी। भला हो मोबाइल रिकवरी टूल का, जिसने एक एक चैट दोनों के बीच होने वाली 21 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक दोनों में क्या क्या बात हुई सब खुलकर सामने आ गई। यह तय हो गया कि लड़की को इस बात का पता था कि परवेज मेरे भाई को मार डालेगा, परवेज उसे कतई नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो बात करने के सारे रास्ते बंद कर दिए उसने और शादी कहीं और तय कर ली। लेकिन फिर भी बहन ने उसको कतई रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। व्हाट्सएप पर प्यार कसमें वादे खाने वाले एक बाहरी लड़के के सामने भाई बहन के रिश्ते की कोई अहमियत नहीं रह गई इस घटना में। यह जानते हुए भी कि मेरा प्रेमी मेरे भाई की हत्या करेगा, न तो उसने इस बात को कहीं शेयर किया, न ही अपने प्रेमी को इस बात से रोका कि नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे, बहुत से तरीके हैं, हम शादी कर लेंगे, लेकिन कतई रोकने की कोशिश नहीं की। तर्क उसका उसने ये दिया कि भाई शादी करने से रोक रहा था और अगर उस दिन परिवार वाले नहीं होते तो उसी दिन भाई ने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, इसलिए मैं उसको क्यों बचाने जाऊं। मैंने कल बहुत डिटेल में बताया है कि ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है सोशल मीडिया का, इसका प्यार कितना खतरनाक होता जा रहा है और दिन ब दिन खराब हो रहा है। सोशल मीडिया पर जन्म लेने वाले ये तिलस्मी प्यार या संबंध जान लेने और देने पर अब तुले हुए हैं। इस तरह के संबंध, तिलस्मी संबंध, वर्चुअल वर्ल्ड के संबंध जान लेने देने पर तुले हुए हैं, फिर भी कोई समझने को तैयार नहीं है। मैंने कल बहुत डिटेल में बताया कि ऐसे दो लोग जो एक दूसरे से सफाई से झूठ बोल रहे हैं, ऐसे दो लोग यानी लड़का लड़की जो सफाई से बहुत सी बातें छिपा लें, और ऐसे दो लोग जो बहुत सफाई से एक दूसरे पर भरोसा कायम करा दें। ये वर्चुअल वर्ल्ड में हो रहा है और जैसे ही सच्चाई का पता लगता है दोनों में से एक की जान जानी ही जानी है, चाहे घर वाले मार दें, चाहे वो एक दूसरे को मार दें कि तुमने झूठ बोला, तुमने झूठ बोला, या तीसरा कोई मार दे, लेकिन जान जानी ही जानी है। आपने मैरिलिन मोनरो का नाम सुना होगा। 40 के दशक में
वो यूएसए की बॉलीवुड की बहुत बड़ी अभिनेत्री थी, यूएसए की सेक्स सिंबल कही जाती थी। शुरुआत में उसने एक साथ में काम करने वाले से शादी की, भरोसा करके वो शादी टूट गई। फिर बेसबॉल के एक बहुत बड़े प्लेयर के साथ शादी की, उसके बाद वो भी टूट गई। उसके बाद तो उसने लगातार कई शादियां की, लेकिन सब साल 6 महीने में टूटती गई, क्योंकि सब उसके नाम, उसके शहर शोहरत, उसके पैसे, उस पर की गई शादियां थी। बड़ी मशहूर अदाकारा थी मैरिलिन मोनरो। उसकी मौत आज भी अमेरिका में सबसे बड़ा रहस्य है। 38 साल की उम्र में वो अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने उसको आत्महत्या करार दिया, लेकिन आज भी वहां लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि मैरिलिन मोनरो के संबंध जॉन एफ कैनेडी के छोटे भाई बॉबी कैनेडी के साथ थे और ये जगजाहिर हो गए थे। और तमाम कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, तमाम अखबारों की रिपोर्ट, तमाम लोगों के वक्तव्य, तमाम लोगों के बयान ये कहते हैं कि जॉन एफ कैनेडी के भाई से इस संबंध के कारण उस परिवार की बदनामी हो रही थी। सीआईए ने मैरिलिन मोनरो को ट्रैक करना शुरू किया, उसके नंबर लगाए गए और ये कहा जाता है कि सीआईए के किसी सीक्रेट एजेंट ने उसे कोई सॉफ्ट जहर देकर मार डाला। ये आत्महत्या नहीं, हत्या है, लेकिन ये विवाद का विषय है। आज भी ये विवाद यूएस में समय समय पर जन्म ले लेता है लोगों के कहने पर। इतनी ढेर सारी शादियों के, प्रेम संबंधों के, आपसी रिश्तों के टूटने के बाद मैरिलिन मोनेरो ने एक बयान दिया था एक टीवी इंटरव्यू में, जो बड़ा चर्चित रहा। उसने कहा था, किसी झूठे व्यक्ति के साथ दुखी रहने से अच्छा है अकेले दुखी रहना। यही सच्चाई है इस वर्चुअल वर्ल्ड की, सोशल मीडिया की। एक की वजह से दूसरा दुखी हुआ, इससे बढ़िया अकेले ही इस दुख को सहन कर लेना, क्योंकि झूठे प्यार में गजब का आकर्षण होता है, ऐसी चकाचौंध होती है, ऐसा आकर्षण होता है जो आपको अंधा बना देता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। और अब वर्चुअल वर्ल्ड में ये सब बातें बहुत लंबी खिंची, साल भर, 2 साल, 6 महीने, दरअसल ये टाइम पास का तरीका है। ये टाइम पास किसके लिए है ये कहना मुश्किल है, लड़के के लिए या लड़की के लिए, लेकिन है ये टाइम पास का ही तरीका कि वक्त गुजारने का नया फैशन बन गया है। किसी ने लिखा है कि वक्त गुजारने का नया फैशन बन गया है झूठी मोहब्बत का सच्चा दिखावा करना, झूठी मोहब्बत का सच्चा दिखावा करना। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।